स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत अब तक कुल 7 क्लास हो चुके हैं, यानी यूट्यूब पर तो 7 वीडियो आप पा चुके हैं। अब आज है 8वां क्लास, परंतु सब्जेक्ट से संबंधित कौन सा क्लास है? पार्ट 6। अब इसमें आप सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर कितने शब्द का प्रयोग होता है, एक होता है तो फिर क्या कहते हैं, फिर 2 शब्द होते हैं तो क्या कहते हैं, क्रम से आप पढ़ते आ रहे हैं। 3 शब्द होते हैं तब फिर, और 3 से ज़्यादा, 3 तक तो पढ़ चुके हो, ठीक। अगर सब्जेक्ट, देखो हम पूरा रूल ही दोहरा देते हैं। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर केवल एक शब्द होता है, रूल 1 में मैंने क्या पढ़ाया था, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर केवल एक शब्द होता है तो वो होता है नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव अथवा जेंडर। ओके। अब रूल 2 क्या कहता है, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर 2 शब्द होते हैं तो उनमें से एक मेन वर्ड होता है या हेड वर्ड होता है, इसको हेड वर्ड भी कहते हैं। और वह क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है भैया? ऑलवेज नाउन होता है। क्या होता है? ऑलवेज नाउन होता है। चलिए, ठीक है, नाउन होता है, ये हो गया। ऑलवेज नाउन होता है। कहां से? रूल 2 से शुरू हो जाता है। रूल 1 में तो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इंफिनिटिव भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जैसे रूल 2 पर पहुंचते हो तो वहीं से सिर्फ और सिर्फ नाउन का प्रयोग है। मुख्य शब्द हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। मेन वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। अब इसका एक क्वालिफायर होता है, किसमें? जब 2 शब्द होते हैं तो वह क्वालिफायर डिटरमिनर होता है। यह हुआ का जी रूल 2। अब हम रूल 3 पर आते हैं। तो रूल 3 पर जब हम आते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पर 3 वर्ड्स हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 3 वर्ड्स। तो पहला तो मेन वर्ड होता है जो ऑलवेज नाउन होता है, और बचे 2 जो है क्वालिफायर्स होते हैं। तो उनमें से एक, देखो, डिटरमिनर होता है जो कहां से आ रहा है? रूल 2 से चला आ रहा है, रूल 2 से ही स्टार्ट हुआ है। डिटरमिनर का प्रयोग रूल 2 से ही शुरू हो जाएगा, वो हमेशा रहेगा, ठीक ना? ओके। अब दूसरा शब्द जो सेकेंड क्वालिफायर, फर्स्ट क्वालिफायर डिटरमिनर होगा और सेकेंड क्वालिफायर आपका एडजेक्टिव होगा। तो यहां तक तो क्लास हो चुका है। अब मान लीजिए कि सब्जेक्ट के स्थान पर इनके अलावा, इन दोनों क्वालिफायर्स के अलावा और भी कुछ शब्द आते हैं या शब्द समूह आते हैं, शब्द या शब्द समूह आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हो? तो उन्हें कहते हो एडजेक्टिव फ्रेज। क्या कहते हो? एडजेक्टिव फ्रेज। और एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण कैसे होता है अभी मैं आगे बताने वाला। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण आप स्वयं कर सकते हो, इसको किताब से रटने की जरूरत नहीं है, करते हो और हमेशा वो प्रैक्टिस में है, ठीक ना? तो अब आप जो है क्या करो, एक चीज का ध्यान देना है कि रूल 1 रूल 2 में जो शब्द आ रहे हैं, सॉरी रूल 1 में तो नाउन, प्रोनाउन और इंफिनिटिव, रूल 2 से जैसे शब्द बढ़ रहे हैं, यानी डिटरमिनर प्लस मेन वर्ड, और रूल 3 डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस मेन वर्ड, तो जो 2 क्वालिफायर्स हो रहे हैं हमेशा मेन वर्ड के पूर्व रखते हैं। देखो चार्ट में ये पूरा स्ट्रक्चर है, यह चार्ट ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है? और इतना पोर्शन सब्जेक्ट का है और शेष क्या है? प्रेडिकेट का है। तो अब मेन वर्ड के पूर्व जस्ट बिफोर क्या लगेगा? एडजेक्टिव लगेगा, और फिर उसके पूर्व क्या लगेगा? डिटरमिनर। लेकिन इनके अलावा और शब्द आएंगे तो उनका स्थान आफ्टर मेन वर्ड रहेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। चाहे एक शब्द हो चाहे 2 शब्द हो, वैसे तो सिंगल वर्ड आता ही नहीं है, ठीक ना? जब भी आएगा शब्द समूह में आएगा। तो शब्द समूह यानी फ्रेज किसे कहते हैं? शब्दों का भाई, यानी शब्दों का वह समूह जो खुद का अर्थ रखता
कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। अगर पूर्ण भाव देने लगेगा तब तो सेंटेंस बन जाएगा। यही फ्रेज और सेंटेंस में अंतर है, ठीक ना। तो फ्रेज पूर्ण भाव अपना खुद का अर्थ है रखेगा, लेकिन पूर्ण भाव नहीं देगा। अब एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण आप कैसे करते हो, इसको सीखना है। तो यहाँ पर प्रयुक्त जो भी शब्द होगा वह एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ओके, अब देखो एडजेक्टिव फ्रेज को हिंदी में कैसे पहचानोगे? तो एडजेक्टिव फ्रेज में आपको हिंदी में आएगा संज्ञा प्लस वाला, आदमिक वाली, आदमिक वाले, यानी संज्ञा के साथ वाला, वाली, वाले आएगा हिंदी ट्रांसलेशन में। हाँ, एक गौर करने वाली बात और है, ध्यान देने वाली बात और है। जब तक रूल तुम फॉर्म में नहीं आओगे, जब तक एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग नहीं करोगे तो ट्रांसलेशन इधर से शुरू होगा, इधर से आएगा। अरे अगर यह नहीं है तो ट्रांसलेशन यहाँ से शुरू होगा, ठीक है ना जी। अगर डिटरमिनर की आवश्यकता है कि उसका अर्थ बताए तो बताओ, नहीं तो मत बताओ, ठीक है। तो ट्रांसलेशन यहाँ से शुरू होगा, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग होगा तो ट्रांसलेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ आ जाते हैं। अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा हिंदी में, और यहाँ से फिर आएगा, फिर यहाँ चला आएगा। तो सबसे पहले तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाने का तरीका आपको सीखना है। तो हम कुछ एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं। देखिए, एडजेक्टिव फ्रेज का जो ट्रांसलेशन आप करोगे, वाला, वाली, यही पहचान है। वाला, वाली के साथ संज्ञा, यानी संज्ञा के साथ वाला, वाली, यानी संज्ञा पहले आएगा और वाला, वाली या वाले बाद में आएगा। तो एग्जाम्पल में इस देते समय इस चीज को मैं समझाऊंगा। अब चलिए, इनका जो निर्माण होता है प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी नाउन के पूर्व कोई ना कोई प्रीपोजिशन अवश्य लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अब आवश्यकता है तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक। जैसा कि जो पहला हमने यहाँ लिख रखा है, अब आगे एग्जाम्पल देने वाला है, इन प्लस नाउन। अब इन प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हो और सीधे नाउन का प्रयोग करते हो, कोई आर्टिकल नहीं है, तो यह किसके लिए होगा? फॉर कंप्लीट ड्रेस। कंप्लीट ड्रेस का मतलब कुर्ता पजामा में, धोती कुर्ता में, साड़ी में, ऐसा बोला जाए। तो में ट्रांसलेशन नहीं होगा, क्या बोला जाएगा? कुर्ता पजामा वाला, साड़ी वाली, ठीक है जी। और क्या जी? पैंट शर्ट वाले, समझ गया कि नहीं आप? ध्यान से होगा। तो इनका आप ट्रांसलेशन में नहीं करेंगे। जैसे अगर हम लिखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देते हैं, क्या देखिए, जैसे में देते हैं इन धोती, ध्यान दीजिएगा, धोती, ठीक है ना, एंड कुर्ता, ये देखिए कुर्ता, ये तो भाई पेयर में रहेगा ही, पहना हुआ है। कंप्लीट ड्रेस का मतलब है जिसमें पूरा शरीर, पूरा तन ढके, आधा अधूरा नहीं। देखिए टोपी क्या है, कंप्लीट ड्रेस में नहीं आता है, लेकिन कुर्ता पजामा ये सब कंप्लीट ड्रेस में आता है, ठीक है ना। अब तौलिया अगर लपेटा है, ठीक ना, लुंगी की तरह, तो कंप्लीट में आएगा, लेकिन तौलिया जो है कंधे पर रखा है तो इनकम्प्लीट में आएगा। इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इनकम्प्लीट के लिए इन के स्थान पर विद लगाएंगे, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया? इसका मतलब हो गया धोती कुर्ता। अब देखिए, तो वाला हो गया, एक व्यक्ति के लिए वाला हो गया, और कई व्यक्ति के लिए, यानी मेन वर्ड आपका सिंगुलर है तो वाला हो गया, और मेन वर्ड अगर प्लूरल है तो क्या हो गए? वाले। यहाँ वाली तो आएगा नहीं, यहाँ वाली नहीं आएगा, समझ ही गए। फेमिनिन जेंडर धोती कुर्ता नहीं पहनता है। अब चलते हैं, नहीं पहनती है, कहने का मतलब। अब इसमें और
सारी, इन सारी। तो इन सारी इसको थोड़ा सा हम यहाँ एरो से वो कर देते हैं, ठीक है, इन सारी। तो इन सारी का मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बोलो, साड़ी वाली। यहाँ पर हम इक्वल दे रहे हैं, कहा जी, साड़ी, ठीक ना, वाली, ये वाली साड़ी वाली, ठीक ना। अब यहाँ पर भी वाले तो होगा नहीं। अब कुछ भी अगर आप लिखते हो, ठीक ना, हम कहते हैं कि यहाँ पर कुछ हिंदी के जो शब्द है जैसे धोती कुर्ता वो इंग्लिश बन चुके हैं। और इंग्लिश में आप जिस हिंदी शब्द का अगर इंग्लिश नहीं मिलता है तो आप उसे क्या करिए कि कैपिटल से स्टार्ट करिए। देखिए, डी कैपिटल और के कैपिटल, ठीक ना। ये तो भैया इंग्लिश वर्ड है, ये तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन धोती कुर्ता तो इंग्लिश वर्ड है नहीं। आप क्या करोगे, अब यहाँ पर जैसे हम लुंगी की बात करते हैं, इसको भी क्या कर दो, कैपिटल कर दो, ये को कैपिटल कर दो। तो अब क्या हो जाएगा, लुंगी कौन पहनता है, फीमेल की मेल, तो भैया मेल, तो लुंगी वाला लिख दो और इसमें वाले भी आ जाएगा, इसमें वाले, ठीक है ना जी, आ रहा है ना, हाँ, ओके। अब चलिए, तो इस तरह से आप जरूरत के अनुसार बढ़ा सकते हैं। जितने भी कंप्लीट ड्रेस है इन लगा लगा कर बढ़ा दे, लेकिन इनका अर्थ नहीं दिया जाएगा। अर्थ क्या होगा, ये वाला, यही तो है एडजेक्टिव फ्रेज, तो फॉर्मेट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्या भैया, अगर ड्रेस आपका इनकम्प्लीट है, मान लीजिए कोई टोपी सिर पर पहना है या गमछा पहना लपेटा नहीं बल्कि कंधे पर रखा है, कहा हो, कंधे पर रखा है, तब क्या करोगे, तब आप क्या करोगे कि विद लगा दो, क्या लगा दो भैया, विद लगा दो, और विद प्लस क्या कर दो भैया आप, नाउन, ठीक है ना, नाउन। और यहाँ पर जो है आप क्या करोगे, इनकम्प्लीट ड्रेस, क्या करोगे, इनकम्प्लीट क्या ड्रेस, ड्रेस आ रहा है कि नहीं, देखो खड़ा कर देखो, यस कटा है सर ये, हाँ, तो यह है इनकम्प्लीट ड्रेस, ठीक है भैया। तो चलते हैं, आवाज आना चाहिए, ठीक है, इनकम्प्लीट। तो अब जो है आपको कहना है टोपी वाला, आपको कहना है तौलिया वाला, तब क्या करोगे, तब जो है, ठीक है ना, जैसे, ठीक है भैया, तो क्या करोगे, विद टावेल, विद टावेल लिखोगे। तो इसका मतलब क्या है, तौली वाला, क्या हो जाएगा, तौली वाला, ठीक है भैया, एक मिनट, तौली वाला भैया, ठीक। अब यहाँ पर तौली वाला भी हो जाएगा और वाली भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाला भी हो जाएगा और वाले भी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है आज, क्योंकि वीडियो स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, तो थोड़ा इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ लोग पड़ोस में रहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, जब वीडियो जब चालू होती है हमारा ऑनलाइन तो उसी समय हलचल में जाते हैं, क्या करेंगे, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना भैया, ओके। तो अब ये क्या हो गया, तौली वाला या वाले। अब इसमें अगर आप लिखते हो, क्या लिखते हो, क्या लिखते हो भैया, विद का कैप, कैप लिखो या क्या जी हैट लिखो, ठीक। कैप हैट हैट का अंतर आप जानते ही हो,
टोपी वाला, क्या लिखोगे? टोपी वाला या वाले, ठीक है जी। और अगर कोई फीमेल है वो भी टोपी लगाई है मजनू वाली, ठीक है जी। कैप, कैप होता है जो, तो आजकल वो भी लगा रहे हैं, ठीक है ना। तीनों टोपियों में अंतर है, आप सर्च कर लीजिएगा, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं बताने को। कैप है तो कैप में बहुत अंतर है, ठीक है भैया। तो वाली आ जाएगा। तो इस तरह से यह इनकम्प्लीट ड्रेस हुआ, समझ गए होंगे। अब हम आगे ड्रेस के अलावा और कुछ चीजें बताते हैं जो एडजेक्टिव फ्रेज बनते हैं। क्या बनते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। देखिए, तो जो मुख्य है हम उसको बताते रहे। तो एक तरीका आप सीख लोगे तो आप बना लोगे, ठीक ना। इनके साथ देखो, इनके साथ और क्या बनेगा? यहाँ का आर्टिकल का लगेगा और उसके बाद ये नाउन हो जाएगा। नाउन हो गया, ठीक है। अब नाउन हो गया तो ये किसके लिए? फॉर प्लेस, ये प्लेस के लिए बनता है फ्रेज, ठीक ना। यानी प्लेस को बैक करने के लिए, जैसे आपका हम लिख रहे हैं इन द गार्डन, क्या लिख रहे हैं भैया? इन द, सॉरी द छूट गया, इन द गार्डन, ठीक है। इन द गार्डन। तो अब इन द गार्डन का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए, ये दो अर्थ देता है। ये फ्रेज भी एक ऑर्डिनरी फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं, ऑर्डिनरी, ठीक है। हम कहते हैं कि ही इज इन द गार्डन, वह बाग में है, तब वो ऑर्डिनरी फ्रेज हो जाएगा। वो फ्रेज एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। यहाँ पर जितने भी फ्रेज हैं एडजेक्टिव का काम करेंगे, अर्थात मेन वर्ड की विशेषता बताएंगे, अर्थात ये क्वालिफायर का काम करते हैं। तो क्वालिफायर में डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। तो ऐसा फ्रेज जो मेन वर्ड की विशेषता बताए उसे ही तो एडजेक्टिव फ्रेज करते हैं। तो विशेषता बताएगा यानी वो एडजेक्टिव का फंक्शन देगा, और एडजेक्टिव का फंक्शन तभी संभव है जब वो मेन वर्ड को क्वालिफाई करे, इसीलिए इसे भी क्वालिफायर कहा जाता है। तो जब भी फ्रेज क्वालिफाई करेगा तो ये मीनिंग है ना, प्रीपोजिशन का शाब्दिक मीनिंग नहीं निकलेगी, ठीक ना। उसमें क्या आएगा? वाला, वाली, वाले निकलेगा। तो अब यहाँ पर इन द गार्डन अगर आप लिखते हो बाग में, तब तो भैया वो ऑर्डिनरी फ्रेज हो गया, सामान्य फ्रेज हो गया जो स्थान को बता रहा है। लेकिन ये विशेषता जब बताएगा तो क्या? बाग वाला, क्या लिखोगे? बोलो, बाग वाला। अब एक मैं केवल लिखूंगा, ठीक ना, समय भी लग रहा है। अब समझ गए हो, वाला वाली जो भी लिखना है लिख लेना। अब यहाँ पर हम लिखते हैं क्या जी? इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर, ध्यान देना, इन द कॉर्नर। तो कोने में अगर अर्थ निकालते हैं तो ऑर्डिनरी फ्रेज हो गया, ठीक ना। और कहाँ यूज होगा? प्रेडिकेट पार्ट। ऑर्डिनरी फ्रेज का प्रयोग कहाँ करोगे? प्रेडिकेट पार्ट में। और वही ऑर्डिनरी फ्रेज अगर मेन वर्ड के तुरंत बात कर दो, इस तरह का, इस कालम में बता रहा हूं यहाँ पर, तो ये ऑर्डिनरी फ्रेज का काम तब करेगा जब प्रेडिकेट में जाएगा। और जैसे उठा करके इसको मेन वर्ड के बाद लिख देते हो तो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है, तब अर्थ ये वाला, वाली देने लगता है। तो इन द कॉर्नर का मतलब कोने वाला, क्या हो जाएगा? कोने वाला। ये हो गया कोने वाला, समझ गए होंगे। तो इस तरह से इन द फर्स्ट रो लिखते हो, इन द फर्स्ट रो तो क्या? पहली पंक्ति वाला। इन द सेकंड रो लिखते हो तो क्या हो जाएगा? दूसरी पंक्ति वाला, बनता चला जाएगा, ठीक। अब आगे जो है हम कुछ और लेते हैं भाई, चलिए मिटा देते हैं इसको, ठीक है ना, पूरा।
साथ विद प्लस नाउन, ठीक। अभी विद प्लस नाउन का हम प्रयोग करने जा रहे हैं किसके लिए? मीन्स के लिए। किसके लिए भैया? फॉर मीन्स। किसके लिए? फॉर मीन्स। और मीन्स का मतलब क्या समझ लेते हैं भैया? मीन्स में साधन सुविधा, मीन्स में साधन सुविधा, हथियार, सब कुछ आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ एग्जाम्पल देना चाहें, ठीक, तो अब बताइए यहां पर अगर हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, विद स्टिक, क्या लिख दिए? स्टिक। शाब्दिक अर्थ यही आपको समझना है, ऑर्डरी फ्रेज और वेक्टिव फ्रेज का अंतर। अब विद स्टिक का प्रयोग अगर प्रेडिकेट पार्ट में यहाँ होगा, देखिए यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट किया, जगह का अभाव था, अभी इसको मैं मिटा करके एग्जाम्पल दूंगा। तो प्रेडिकेट पार्ट में इसका अगर प्रयोग करते हो तो यह हो जाएगा ऑर्डिनरी फ्रेज, शाब्दिक कर देगा, यहाँ पर विद का शाब्दिक कर देगा। करी छड़ी से, डंडे से, उसने मुझे डंडे से पीटा, तो डंडे से अर्थ निकलेगा। लेकिन जैसे इसका प्रयोग यहाँ पर करोगे मेन वर्ड के बाद, तो इसका अर्थ वाला वाली से निकलेगा। तो बोलो क्या हो जाएगा? छड़ी वाला। क्या हो जाएगा भैया? छड़ी वाला। समझ गए होंगे आप? छड़ी वाला। अब इसमें वाला है, वाली है, बना लेना, ठीक ना। अब इसमें अगर हम करते हैं क्या जी? विद का हाकी, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? हाकी वाला। क्या हो गया भैया? हाकी वाला, हाकी वाला, ये अर्थ हो गया। समझ गए हैं? तो इस तरह से जितने भी मीन्स होंगे, हाँ, उनके साथ विद का ही प्रयोग करेंगे। अब चलिए विद के अगर बॉडी आर्गन की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? ये देखिए, विद प्लस नाउन, हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या है? नाउन के पूर्व एडजेक्टिव जरूर आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव लिख देते हैं स्टार्ट में और प्लस नाउन लिख देते हैं। समझे भैया? अब ये किसको व्यक्त करेगा, किसके लिए यूज हो रहा है, तो उसको नोट कर लीजिए। फॉर बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन के लिए, ठीक। अब इसका एग्जांपल आप लीजिए, देखिए जैसे, ठीक ना, अगर हम लिखते हैं नीली एक मिनट, पहले इंग्लिश दे रहे हैं ना, हाँ पहले इंग्लिश। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं विद, अब एडजेक्टिव का प्रयोग करना है तो विद ब्लू, ठीक। अब आर्गन सिंगल लिखना है कि प्लूरल लिखना है, उसी हिसाब से आप नाउन लगा लेना। तो हम लिखना चाहते हैं ब्लू आइज। क्या लिखना चाहते हैं? ब्लू आइज। यानी आँख ऐसा तो नहीं है कि एक ब्लू होगी एक ब्राउन होगी, दोनों होगी ना एक जैसे, इसलिए यहाँ पर नाउन प्लूरल हो जाएगा। अब इसका अर्थ क्या होगा भैया? नीली, ठीक, नीली आंखों। अब यहाँ वाला लिखो चाहे वाली लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है भैया। वाला वाली नहीं आ रहा है, अरे ठीक है, बच्चे समझ जाएंगे। नीली आंखों, ठीक है भैया, अनुसार रहेगा, बोल तो रहा हूं ना। तो इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप लिखते हो क्या नहीं, विद, ध्यान देना, विद एन
इसका क्या मतलब हुआ, एक बाह वाला यानी एक बाह कटी हुई है, एक बाह कटी, सिंगल आर्म वाला। तो विद एन आर्म, एन किसकी भूमिका में आएगा, एडजेक्टिव, आर्टिकल एडजेक्टिव का फंक्शन देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कड़ी बाह का वाला, ये हुआ, या वाली बनाते चले जाओ। इसी तरह से एक टांग वाला, कुछ भी बनाते जाओ, बनता चला जाएगा, समझ लिया। तो हमारे ख्याल से अब एडजेक्टिव फ्रेज खुद आप फॉर्मेट कर लोगे और उसका एप्लीकेशन भी बताया है कि यहाँ पर अगर प्रयोग करोगे तो ऑर्डिनरी फ्रेज होगा और प्रीपोजिशन का शाब्दिक अर्थ निकाला जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ प्रयोग करोगे तो वो मेन वर्ड को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा, अर्थात क्वालिफायर की भूमिका में आ जाएगा। तो वहां पर अर्थ हो जाएगा क्या भैया, ठीक ना, वहां पर अर्थ आ जाएगा तुम्हारा वाला वाली। तो अब हम इनको लेकर, हाँ एक चीज और बताना चाहता हूं, एक चीज और बताना चाहता हूं, अभी जो आया था, कुछ ऐसे एडजेक्टिव फ्रेज हैं जिनको हम कंपाउंड एडजेक्टिव में बदल सकते हैं। जैसे अगर देखिए आपको लिखना है, ये लिखना है नीली आंखों वाली, आंखों वाली या वाला, जो भी लिखना है, वाला या वाली जान लीजिएगा। तो इसको आप दो इंग्लिश दे सकते हैं। अगर आप लिखते हो विद ब्लू आइज, लिख दिया, ये हो गया। तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज, ध्यान देना। अब इस एडजेक्टिव फ्रेज को हम देखिए कैसे कंपाउंड एडजेक्टिव में बदल रहे हैं, ठीक है ना। क्या, ब्लू आइड किसमें चेंज कर दे रहे हैं, करी, देखिए ये वाला पोर्शन ब्लू, ये ब्लू लिया गया और यहाँ हाइफन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, विद को हटा देंगे, विद हट जाएगा और ब्लू, उसके बाद ई वाई ई, ये तो स्पेलिंग होती ही है, लास्ट में ईडी जोड़ना है, तो ईडी जोड़ना है तो ई तो ऑलरेडी है, तो इसमें डी जोड़ देंगे। अब ये हो गया कंपाउंड, क्या हो गया, कंपाउंड एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड एडजेक्टिव। तो जो क्रम हमने बताया था डिटरमिनर वाला क्रम, यह कंपाउंड एडजेक्टिव ज्यादा है वो मत करो, डिस्टर्ब मत करो, वो काम तुम कर लेना यूट्यूब से देख करके, हम पढ़ा रहे हैं तो तुम जो है फोटो खींचने में लगे हो, माइंड बढ़ रहा है ना मेरा। तो अब देखो ये हो गया एडजेक्टिव। अब सवाल है कि कौन सा एडजेक्टिव है, इसमें हमने बताया था, जो पहला एडजेक्टिव में बताया था क्या, ये क्या होगा, नीली आंखों वाली, नीली आंखों वाली। देखिए पहला जो ओपिनियन वैल्यू क्या बताया था, ओपिनियन, उसके बाद क्या, वैल्यू। शुद्ध रूप से क्वालिटी भी होती है। देखिए क्वालिटी के अंतर्गत जो साइज, वो तो विशेष नाम दे दिए गए, साइज, शेप, कलर, ये जो विशेष क्वालिटी का नेम रख दिया गया। लेकिन कुछ ऐसी भी क्वालिटी होती है जो विदाउट नेम होती है, तो ये कलर में तो आएगा नहीं। कलर तो भैया लाल, पीला, हरा, नीला होता है ना, यहाँ क्या है कंपाउंड। तो इसके लिए मैं एक शब्द दे दे रहा हूँ क्वालिटी, क्या दे रहा हूँ, क्वालिटी। यहाँ पर क्वालिटी आएगा, यानी नंबर 1 पर आएगा।
कट जाएगा जी। नंबर 1 पर आएगा, यानी ये ओपिनियन वैल्यू, वैल्यू का मतलब मूल्य से संबंधित है, ओपिनियन का मतलब विचार। तो नीली आंखों वाला ये मेरा विचार नहीं है, नीली आंखों वाला इसकी क्वालिटी है। तो कल वाले क्लास में आप जोड़ सकते हो, जो क्रम में दिया था ये कैसे है कल परसों में, तो उसमें आप ओपिनियन वाले में क्वालिटी शब्द, तो इस क्वालिटी का नाम नहीं होता। अब यह क्वालिटी जो होगी कंपाउंड एडजेक्टिव, क्या होगी, यानी कंपाउंड एडजेक्टिव को आप क्वालिटी में लोगे। नीली आंख का होना यह क्या वैल्यू है या क्वालिटी, आप वैल्यू भी कह सकते हो, ठीक ना। तो इसको नंबर 1 पर रखोगे, इसका यह मतलब हुआ कि इसका जो प्रयोग करोगे कहाँ, यहाँ पर करोगे, और इसका जो प्रयोग करोगे यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, चलो भाई। अब देखिए इसी चीज पर मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, ठीक ना। हाँ, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हिंदी यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो ये बना हुआ है ना तो दिक्कत करेगा, हिंदी यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ हिंदी मैंने लिखा नीली आंखों, नीली आंखों वाली लड़की, अच्छा नृत्य कर रही थी, अच्छा नृत्य कर रही, अच्छा नृत्य कर रही थी, ये हिंदी का वाक्य है। अब इसे आपको ट्रांसलेट करना है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का चयन करोगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का चयन करोगे। तो नीली आंखों वाली लड़की, नीली आंखों वाली लड़की क्या बोलोगे, ये देखिए नीली आंखों वाली लड़की, ये हो गया सब्जेक्ट। ओके, थोड़ा हम इसको इधर लाते हैं, जी अच्छा नृत्य कर रही थी, अच्छा नृत्य कर रही थी, कर रही थी। अब ये है आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है, तो आप क्या करोगे, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट पार्ट, सब्जेक्ट याद करने की विधि, ठीक ना, लागू करो, सब्जेक्ट याद करने की विधि लागू करो, ठीक ना, हो जाएगा। पहचान पढ़ा चुका हूँ, रिकॉग्निशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा चुका हूँ, उस वीडियो को देखिए। तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया पोर्शन आपका प्रेडिकेट, हो गया या नहीं हो गया। अब चलिए, तो इसमें जो लड़की है आपका मेन, ध्यान दीजिएगा मेन वर्ड है, ठीक। अब नीली आंखों वाली ये आपका कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा कंपाउंड एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज दोनों हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, अभी भी मैंने सिखाया आपको। अब तो ये तो भैया एडजेक्टिव या एक कंपाउंड एडजेक्टिव है, इसका मतलब एडजेक्टिव के कारण में आएगा, एडजेक्टिव फ्रेज है तो इसका मतलब यहां आएगा। ओके, अब चलिए, अब इस लड़की के लिए आपको डिटरमिनर चाहिए, तो मैंने ना यह लगाया ना वह लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल लगेगा, कौन सा आर्टिकल भैया, और लगेगा ना, लगेगा नहीं लगेगा, और क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लू आई
गर्ल। ठीक, अब ये हो गया खाली स्थान। इसका मतलब ये रूल 3 में चला गया, खाली स्थान हो गया। और यहाँ पर वाज, ठीक है जी, डांसिंग करी वेल हो गया, समझ गए होंगे। अब इसे अगर एडजेक्टिव फ्रेज आप मानते हो तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। एडजेक्टिव फ्रेज अगर मानोगे तो यह स्थान खाली हो जाएगा। ठीक, यह स्थान खाली हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम और घर लिख लेंगे, लिख लिया। और इसका एडजेक्टिव फ्रेज विद ब्लू का आइज कर देंगे और बाकी चीजें सेम उतार देंगे, ये अंतर है। अब सवाल है कि इसको किस नियम में रखा होगा, तो इसके लिए कोई दूसरा नियम नहीं है। फुल जो सब्जेक्ट पार्ट होता है ये फुल लेंथ में आ चुका है, रूल 4 में फुल लेंथ में आ चुका है। अब जितने भी शब्द बढ़ेंगे वो सब मेन वर्ड के बाद ही बढ़ेंगे, जितने भी शब्द बढ़ेंगे, यानी फुल लेंथ में सब्जेक्ट आ गया है रूल 4 के अंतर्गत। अब इसमें से कोई भी शब्द घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर डिटरमिनर अगर घटाते हो तो कहाँ चला जाएगा, रूल 1 में चला जाएगा। अब इसको घटाते हो जो ये शब्द है ये और ये, तो सवाल ये है कि इसके लिए रूल 5 थोड़ा बनाया जाएगा, है, विदाउट रूल नेम रहेगा, इसकी कोई काउंटिंग नहीं होगी, सीधा सीधा। क्योंकि यहाँ तो हम कुछ डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। अब इस तरह से ये मैंने दिखाया कि सेम वर्ड को, हिंदी वाला वाली को आप बना सकते हो जहां संभव है। लेकिन कुछ और एग्जाम्पल मैं देता हूं इससे हट करके, तो इससे हट करके देता हूं। जैसे देखिए, अब चलिए अगर हम ये लिखते हैं कि दैट, क्या लिखते हैं, दैट, ध्यान दीजिएगा, दैट। अब इसका जो एडजेक्टिव में अगर कई एडजेक्टिव आप डालते हो तो नंबरिंग वाला जो नंबर कैसे होता है उसका ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंगल डाल करके मैं समझा देता हूँ। तो क्या करोगे, दैट यंग कर दो, दैट यंग बॉय, ठीक, दैट यंग बॉय, ठीक है ना। अब यहाँ आप लिख दो इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर, ये ध्यान दो, इन द कॉर्नर इज यंग, इज माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। वह युवा लड़का, यहाँ से काटे हो, ये नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये अगर ये नहीं पहुंचा तो ट्रांसलेशन वहां शुरू होगा। वह युवा लड़का मेरा दोस्त है, वहां से ट्रांसलेशन शुरू होगा, वह युवा लड़का मेरा दोस्त है, यानी रूल 3 में। लेकिन जैसे रूल 4 में आओगे ट्रांसलेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। कैसे होगा, कोने वाला वह युवा लड़का, कोने वाला वह युवा लड़का मेरा दोस्त है, समझ गए। तो इस तरह से जितनी भी इधर लिस्ट मैंने बनाया था उसका आप प्रयोग करो, खुद फॉर्मेट करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ट्रांसलेशन का नियम बता दिया। तो अब आगे कुछ और रूल्स है इसमें, सब्जेक्ट में, किसमें जी, अगर इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव या जिरन, तो उनके साथ भी कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, वो नियम आएगा, फिर इन का प्रयोग आएगा, फिर देर का प्रयोग आएगा। ये सब सब्जेक्ट पार्ट में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस का नंबर आएगा। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।